सीबीएसई पेपर लीक कांड से पूरा देश सकते में है। सियासत सातवें आसमान पर है, छात्र गुस्से में है। सवाल यही है कि आखिर कब तक शिक्षा से खिलवाड़ चलता रहेगा और क्या है इस मर्ज का उपचार। पढ़ाई की बजाय छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीबीएसई जेईई का पेपर ही कंडक्ट करवाती है और हमें क्या पता जेईई का पेपर भी लीक हो चुका हो, बच्चे कैसे विश्वास करें। क्या गारंटी दे सकती है कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा? वो दोबारा भी लीक हो सकता है, क्या पता मैं दोबारा बोला जाए कि पेपर दोबारा दीजिए। हम कितनी बार देते रहेंगे? सरकार सुधार का आश्वासन दे रही है। मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम सिस्टम भी सुधरेंगे, गुनहगारों को भी पकड़ेंगे और उनको सजा दिलाएंगे। तो विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। क्यों सीबीएसई के अध्यक्ष का इस्तीफा मोदी जी नहीं लेते और क्यों इस पूरे मामले में एग्जाम माफिया के ऊपर एक सीबीआई जांच या किसी निष्पक्ष जांच को नहीं बिठाया जाता? मोदी जी चुप क्यों हैं? पुलिस गुनहगारों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। अभी तक हमने 25 लोगों से पूछताछ की है। 18 स्टूडेंट हैं, जिनमें 7 कॉलेज स्टूडेंट हैं और बाकी स्कूल्स के हैं। 5 ट्यूटर हैं और 2 प्राइवेट पर्सन हैं। वजह है सीबीएसई के 10वीं और 12वीं कक्षा के पेपर का लीक होना। इस लीक कांड ने पूरे देश को चौंका दिया है, क्योंकि इसने 100 या 1000 नहीं बल्कि लाखों छात्रों के टेंशन को बढ़ा दिया है। सीबीएसई जो है वो एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो अगर एक क्वेश्चन पेपर लीक होने से संभाल नहीं सकती तो हमारा फ्यूचर वो कैसे संभाल सकती? मैं तो एक बार बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा और यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे बायकआउट कर रहे हैं पेपर से। लिटरली स्कूल में यूटीज होते हैं, हाफ ईयरलीज होते हैं, 2 प्री बोर्ड दिलाते हैं, ट्यूशंस में टेस्ट होते हैं, घर पे माँ बाप बोलते हैं कि पेपर से पहले पेपर करके जाओ ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो, सैंपल पेपर्स करके जाओ। हम क्या पेपर देते रहेंगे पूरी जिंदगी? पेपर लीक की फरेब से एक ही झटके में 16 लाख से अधिक स्टूडेंट्स की मेहनत पर पानी फिर गया। 10वीं के छात्रों को दोबारा गणित की परीक्षा देनी होगी तो 12वीं के छात्रों को इकोनॉमिक्स की परीक्षा। सवाल है कि किसी दूसरे की गलती का खामियाजा भला छात्र क्यों भुगते? मेरी पूरी सहानुभूति छात्रों के साथ है और उन पर कैसे न अन्याय हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसके हम विचार विमर्श कर रहे हैं। सहानुभूति तो ठीक है, लेकिन बार बार हो रहे पेपर लीक कांड का इलाज क्या है? चलिए हम आपको बताते हैं कि सरकार को इसके लिए किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ चीन से सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि चीन पेपर लीक को लेकर काफी सख्त है। जी हां, वहां पर एग्जाम पेपर्स की सुरक्षा के लिए स्वैट टीम की ड्यूटी लगाई जाती है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर ड्रोन से नजर रखी जाती है। वहीं पेपर्स की निगरानी के लिए जीपीएस सिस्टम का सहारा भी लिया जाता है। अगर इसके बावजूद भी कोई गड़बड़ी करता है तो उसे 7 साल की सजा दी जाती है। भारत सरकार को भी ऐसे ही कड़े कदम उठाने होंगे और पेपर लीक कांड को लॉक करना होगा, वरना ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे। बच्चे पढ़ाई की बजाय प्रदर्शन में एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे और सियासतदान तू मैं कर सियासी रोटी सेकते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इन सबके बीच एक और घोटाले की फाइल खुली है। घोटाले का आरोप लगाया है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने और आरोप लगा है पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल पर, लेकिन सिब्बल ने आरोपों को सिरे से नकार दिया है। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के घोटालों की फहरिस्त में एक और घोटाले का नाम जुड़ गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल पर जमीन घोटाले का गंभीर आरोप लगाया। मेरा इतना ही कहना है कि उस वक्त वो कानून मंत्री थे। इस व्यक्ति के खिलाफ तब की सरकार का सीबीआई का एक केस चल रहा था। इस व्यक्ति के संदर्भ में साउथ अफ्रीकन जर्नलिस्ट ने और न्यूज़पेपर साइट्स ने खुद कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। तब भी कपिल सिब्बल जी इनके साथ कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों करना चाहते थे, ये प्रश्न का उत्तर बेहतर कपिल जी देंगे। लेकिन उससे बेहतर प्रश्न ये है कि क्या ये राहुल गांधी को मंजूर है, एक्सेप्टेबल है? स्मृति ईरानी ने एक भारतीय न्यूज वेबसाइट और एक साउथ अफ्रीकी न्यूज वेबसाइट के हवाले से आरोप लगाया है कि 2013 में कानून मंत्री रहते हुए कपिल सिब्बल ने करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीदी। जिस व्यक्ति से सिब्बल ने जमीन की डील की वो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी था और उस पर सीबीआई के अफसर को रिश्वत देने का भी आरोप था।
जिसके खिलाफ यूपीए की ही सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। सबसे खास बात यह है कि उसी आरोपी व्यक्ति से सिब्बल साहब और उनकी धर्मपत्नी ने ग्रैंड कैस्टिलो नाम की कंपनी का मालिकाना हक भी लिया था। इस आरोप पर कांग्रेस के नेता सिब्बल ने ये तो माना कि उन्होंने कंपनी खरीदी, लेकिन टैक्स पेड मनी से खरीदी, लेकिन घोटाले के आरोपों को बेबुनियाद बताया कि अगली बार कोई भी कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए बैठे और एक मंत्री हो तो जरा सोच समझ के कुछ तथ्य जान के और दस्तावेज पढ़ के फिर कोई बात कहनी हो तो कहते। ये पूछा कि राहुल जी क्या क्या कहना है। अरे अगर आपको कोई शिकायत है तो जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है उससे जाकर पूछो। कपिल सिब्बल यही नहीं रुके, उन्होंने इंडियन न्यूज वेबसाइट को मानहानि का केस करने की धमकी दी, पेपर लीक के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला, साथ ही स्मृति ईरानी के सर्टिफिकेट पर भी सवाल उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब बात बाबा साहेब आम्बेडकर की, जिनका यूपी में नाम कुछ बदल गया है और बदलते नाम के साथ शुरू हो गई है बवाल की शुरुआत। आइए बताते हैं कि क्यों बदला गया है उनका नाम। देश के नीति निर्माता यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम बदल गया है। अब यूपी में हर जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर लिखा जाएगा। बाबा साहब के नाम में आकार और रामजी का योग क्या बस सियासी संयोग है या फिर इसका कुछ आधार है, बताएंगे आपको। पहले योगी सरकार के इस फैसले पर सियासी लोगों के बयानों पर गौर कर लीजिए। उसमें अगर रामजी डालने का निर्णय लिया होगा तो ये बहुत बड़ा स्वागतार्ह निर्णय है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म मतलब ममहू में हुआ था तब सूबेदार रामजी अम्बेडकर जी मतलब वहाँ सूबेदार थे आर्मी में। तो मुझे लगता है कि भाई ये फैसला बहुत अच्छा है। ये नाटक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है इसको जनता पहचानती है और आने पर जवाब देगी। तो उनके नाम को परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। बिना वजह विवाद खड़ा हुआ है और सुबह से ही जो हमें जानकारियां मिल रही हैं खासतौर से दलित समाज के लिए वो नहीं पसंद कर पा रहे हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं तो किसी को महज नाटक लगता है बाबा साहब के नाम में आकार और राम जी का योग। दरअसल सच तो ये है कि नाम में आकार और राम जी के योग का पुख्ता आधार है। आइए बताते हैं क्या है वो आधार। अंग्रेजी में आम्बेडकर लिखा और बोला जाता है, इसीलिए हिंदी में भी आम्बेडकर ही लिखा और बोला जाएगा। का सरनेम अंबेडकर नहीं है, अंबेडकर है, आ है, बड़ा आ। आकार के योग का गणित तो जान लिया आपने, जानिए रामजी के संयोग का हाल। पहले तर्क है, महाराष्ट्र की पुरानी परंपरा है बेटे के नाम के बीच पिता का नाम लिखने की। बाबा साहेब आम्बेडकर के पिता का नाम है रामजी मालोजी सकपाल, लिहाजा बाबा साहब आम्बेडकर के नाम के साथ रामजी शब्द जोड़ा गया है। खुद का नाम भीमराव इसलिए बी आ गया अंग्रेजी में, पिताजी का नाम रामजी इसलिए आर आ गया और फिर अंबेडकर। दूसरा और पुख्ता आधार यह है कि बाबा साहब खुद कई बार अपना पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर लिखते थे। संविधान की 8वीं अनुसूची की मूल प्रति पर पूरा नाम लिखा है। बाबा साहब ने हस्ताक्षर किया है डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो हिंदी में हस्ताक्षर है वो हस्ताक्षर है भीमराव रामजी अम्बेडकर। प्राचीन परंपरा और संविधान की मूल प्रति में हस्ताक्षर के आधार पर ही 2017 में राज्यपाल राम नाईक ने बाबा साहब का नाम बदलने का मुद्दा उठाया था। राम नाईक ने सीएम, पीएम और महासभा को पत्र लिखकर नाम का मुद्दा उठाया। उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नाईक की कोशिशें रंग लाईं और अब योगी सरकार ने अपने सभी दफ्तरों और हाईकोर्ट को यह निर्देश भेजा है कि बाबा साहब का नाम सही उच्चारण और रामजी के साथ लिखा और बोला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।
और पीएम मोदी के नाम की शोहरत अब ब्रिटेन तक पहुंच चुकी है और अब ब्रिटेन भी मोदी नाम का फायदा उठाना चाहता है। वर्ल्ड लीडर बन चुके पीएम मोदी का मुरीद अब ब्रिटेन भी हो चुका है और वो पीएम मोदी की छवि को भुनाने में जुट गया है। ब्रिटेन पीएम मोदी का मुरीद क्यों हुआ और वो क्यों उनकी छवि को भुनाना चाहता है, आइए ये जान लीजिए। दरअसल लंदन में कॉमनवेल्थ देशों का शिखर सम्मेलन होना है। 16 से 20 अप्रैल तक होने वाले इस सम्मेलन में पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे और ब्रिटेन इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता। पीएम मोदी की मौजूदगी से ब्रिटेन कॉमनवेल्थ देशों के शिखर सम्मेलन को दुनिया में मजबूत मंच के तौर पर पेश करना चाहता है। इसके लिए आयोजकों ने पूरी तैयारी भी कर ली है और इसकी झलक आयोजकों के बयान में भी झलकती है। कॉमनवेल्थ और यूएन के लिए राज्य मंत्री लॉर्ड अहमद ने कहा है, इस शिखर सम्मेलन की कामयाबी में भारत और खास तौर पर मोदी की अहम भूमिका होगी। फॉरेन कॉमनवेल्थ डिपार्टमेंट में एशिया पैसिफिक मामलों के मंत्री मार्क फील्ड ने भी कहा है, कॉमनवेल्थ परिवार में भारत की केंद्रीय भूमिका है। इससे जुड़े देशों की सरकारी शैली, उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था, प्रशासन, कामकाज की भाषा कमोबेश एक है। इसका फायदा इस मंच में नए जोश भरने के लिए उठाया जा सकता है। इसके अलावा लंदन के डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल ने भी कहा है, ब्रिटेन और खासकर लंदन की कारोबारी गतिविधियों में भारतीयों की भूमिका अहम है। यहाँ की आबादी में 27% भारतीय हैं और नरेंद्र मोदी उन्हें भारत और ब्रिटेन के बीच लिविंग ब्रिज मानते हैं। इन बयानों से भारत और पीएम मोदी की अहमियत आप समझ गए होंगे। साथ ही ये भी जान लीजिए कि कॉमनवेल्थ के बजट में चौथा सबसे ज्यादा योगदान देने वाला देश भारत है और कॉमनवेल्थ देशों के समूह का सबसे बड़ा सदस्य देश भी भारत ही है। यही वजह है कि कॉमनवेल्थ शिखर सम्मेलन भारत के बिना अधूरा है और उसमें अब पीएम मोदी के जाने से सम्मेलन की अहमियत और बढ़ गई है, जिसका पूरा फायदा ब्रिटेन उठाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। संचार उपग्रह जीसैट 6A को सफलतापूर्वक लॉन्च कर इसरो ने अंतरिक्ष में एक लंबी छलांग लगाई है। इसरो के GSLV F08 मिशन के जरिए इस सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। भारत में सैटेलाइट आधारित मोबाइल कॉलिंग और कम्युनिकेशन को आसान बनाने में जीसैट 6A की दमदार भूमिका होगी। ये उपग्रह मल्टी बीम कवरेज सुविधा के जरिए भारत को मोबाइल संचार उपलब्ध कराएगा। और आइए अब आपको बताते हैं जीसैट 6A की खासियत के बारे में। जीसैट 6A हाई पावर एस बैंड संचार उपग्रह है, जिसे जीसैट 6A को सपोर्ट देने के लिए भेजा गया है। जीसैट 6A में ज्यादा ताकतवर कम्युनिकेशन पैनल्स और डिवाइसेस लगाई गई हैं। जीसैट 6A में लगे कॉम्पैक्ट एंटीना से धरती पर कहीं से भी सैटेलाइट कॉलिंग आसान होगी। छोटे ग्राउंड स्टेशन और हैंड डिवाइस से कॉलिंग की सुविधा आसान होगी। जीसैट 6A से सेना के बीच दूरस्थ स्थानों से होने वाली कॉलिंग आसान हो जाएगी। 2000 किलो वजनी इस सैटेलाइट को बनाने में करीब 270 करोड़ रुपए की लागत आई है।